सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखेंगे। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, चैप्टर 11 क्या था, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मतलब मोटा मोटा बात ऐसा है कि पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट क्या है, एंड अब हम लोग देखने वाले कि उसी मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिकली कैसे हैंडल किया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे पहले हम लोगों ने मैनेजमेंट में देखा, क्या बताइए ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं मैनेजमेंट में। आज हम लोग देखेंगे कि वही सारा चीज़ जो है वो स्ट्रेटेजिकली कैसे हम लोग करें। बिकॉज कोई भी चीज़ अगर हम लोग स्ट्रेटेजिकली नहीं कर रहे हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। तो मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकलेगा स्ट्रेटेजिकली किसी भी चीज़ को प्लान करने में। तो ये चैप्टर होगा चैप्टर 12। बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। 2 वीडियो लगेंगे मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने में, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। चलो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति ने बहुत सारे मीनिंग बताया है यहाँ पे। एक है चैंडलर भाई साहब, ये फ्रेंड्स वाला चैंडलर जो है ना वो नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चैंडलर है, समझ में आ रहा है। ये मतलब इंटेलेक्चुअल चैंडलर है, फिनेंशियल मैनेजमेंट में इसका महारत है, समझ में आ रहा है। तो ये चैंडलर है। उसके बाद ग्लुइक, उसके बाद पेन एंड न्यूम्स, उसके बाद हैम्ब्रिक एंड चेन, उसके बाद, ठीक है, इतना ही करेंगे हम लोग 4। अंडरस्टूड। क्या क्या देखेंगे हम लोग बताइए। चैंडलर भाई साहब क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे ग्लुइक क्या कहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेन एंड न्यूम्स क्या कहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हैम्ब्रिक एंड चेन क्या कहता है। किसके बारे में सर? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। तो चैंडलर भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग इंसान, ठीक है, आपको पता ही होगा चैंडलर जो है बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। उन्होंने क्या कहा देखो, चैंडलर डिस्क्राइब्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज डिटर्मिनेशन, क्या बताइए ना, डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल के प्रति डिटरमाइन होना। और अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव सेटअप करोगे ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे पहले आप करो क्या, आपको डिटरमाइन होना होगा कि आई एम डिटरमाइंड टू डू दिस और टू डू दैट। समझ में आ रहा है? तो क्या, टू डू व्हाट, द लॉन्ग टर्म गोल्स। गोल्स क्या है उसको तो आप सेट करना होगा, राइट राइट, डिटरमाइनिंग दी गोल्स, अंडरस्टूड। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करना होगा। ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे एंटरप्राइजेस के। अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्टिव आपको तो सबसे पहले डिटर्मिनेट होना होगा कि मैं डिटरमाइंड हूँ ये चीज़ करने के लिए, मैं डिटरमाइंड हूँ सक्सेसफुल होने के लिए। अब सक्सेसफुल होने के लिए डिटरमाइंड तो हो आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपको सेट आउट करना है कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव्स है, अंडरस्टूड। जैसे आपने ऑब्जेक्टिव सेट आउट कर लिया, फिर आपको एक्शन प्लान के बारे में सोचना है। एक्शन प्लान, ठीक है, एडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और एक्शन के प्रति आप क्या कर रहे हो, उसके मदद से आपका एक्शंस क्या रहेगा, एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, ठीक है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उस एंटरप्राइज के लिए वो एलोकेट करेंगे हम लोग। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू कैरी आउट दिस गोल्स। समझ में आ रहा है? इस गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव के तहत हम लोग एक्शन करेंगे और उस एक्शन में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली उसी रिसोर्सेज को हम लोग एलोकेट करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत इजी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रिसोर्स को एलोकेट करने का मतलब क्या है समझना। आपके पास फॉर एग्जाम्पल, आप हो राम, ठीक है, आप हो राम, आप हो क्या बताइए ना, राम। समझ में आ रहा है? तो आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 5 बर्गर, ठीक है। आपके पास है 5 बर्गर एंड आपके 10 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, मिला के सब कुछ मिला के 10 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। आप इस 5 बर्गर को आप कैसे 10 इंसान के पास, 10 भाई बंधुओं के पास अपने कैसे लेकर जाओगे, कैसे उनको देगो, कैसे उनको दोगे, वही है बात, ठीक है। रिसोर्स क्या है आपके पास, 5 बर्गर्स। इसको एलोकेट करना है कितने जन के पास, 10 बंदों के पास या फिर 10 भाई बहनों के पास। तो आधा आधा करके दे देंगे तो हो जाएगा। समझ में है ना? तो वही है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास मैन पावर क्या है, आपके पास एसेट्स क्या है, वो एलोकेट करोगे आप सही प्रकार से। समझ में आ रहा है? इसी को तो कहा जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम कर रहे हो ना आप। ये हो गया अपना चैंडलर भाई साहब, बहुत ही लॉजिकल बात बताया चैंडलर ने। उसके बाद आता है ग्लुइक। ग्लुइक ने क्या कहा कि दैट, देखो
that set of decisions and actions which lead to development of an effective strategy or strategies to help achieve corporate objective। सही बात है, इन्होंने भी वही सेम बात बताया, थोड़ा घुमा फिरा के बोले कि सेट ऑफ डिसीजंस, हम लोग डिसीजंस लेंगे एंड एक्शंस लेंगे, ठीक है, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट किस चीज़ का? हमारे स्ट्रेटजीज का, effective strategies of an effective strategy and or strategies to help achieve corporate objective। मतलब वही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम डिसीजंस एंड एक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, सो दैट वो इफेक्टिवली, वो स्ट्रेटजी जो है वो इफेक्टिवली हम लोग लागू कर पाए। समझ में आ रहा है? फिर आते हैं पेन एंड न्यूम्स भाई साहब। पेन एंड न्यूम भाई साहब का कहना क्या है, समझो। Strategic management involves the decision making and the activities in an organization which have wider ramifications and have a long-term perspective, use critical resources towards perceived opportunities or threats in a changing environment। बहुत ब्यूटीफुल। मतलब सर डर लग रहा है सर वर्ड सुन के। कुछ नहीं है, इजी है, समझो, मैं समझाता हूँ आपको, टेंशन मत लो। बोले देखो, अब दो भाई साहब है यहाँ पे, दो भाई साहब ने एक इकट्ठा जब बोलेंगे दो इंसान, थोड़ा टफ लगेगा ना सुनने में। वही है, देखो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट क्या कहता है? इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग। क्या बताइए? डिसीजन हम लोग मेक करेंगे एंड द एक्टिविटीज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? हाँ जी, इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम लोग डिसीजंस बनाते हैं, फिर एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। एंड द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कि विच हैव वाइडर रैमिफिकेशन का मतलब होता है, रैमिफिकेशन को हम लोग शॉर्टकट में कॉन्सिक्वेंस समझ सकते हैं, ठीक है। हैव अ वाइडर कॉन्सिक्वेंस, जो कि हम लोग डिसीजन बनाते हैं, मैनेजमेंट लेवल का डिसीजन है, अब इसका वाइडर इंप्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं, बताओ। हैव वाइडर रैमिफिकेशंस, हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लंबा पर्सपेक्टिव है अपने लोग का, है राइट। फिर क्रिटिकल यूज ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज जो कि मतलब बहुत ज़रूरी है रिसोर्सेज, उसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे टूवर्ड्स परसीव्ड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ अपने को दिखाई दे रहे हैं, एंड जो रिसोर्सेज अपने पास है क्रिटिकल रिसोर्सेज, वो हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। या तो अपने अपॉर्चुनिटीज़ के अगेंस्ट, अपने थ्रेट्स के अगेंस्ट इन दी चेंजिंग इन्वायरमेंट, राइट। हम लोग रिसोर्सेज कैसे रखेंगे? रिसोर्सेज हम लोग रखेंगे ना सो दैट फ्यूचर में कुछ थ्रेट्स अगर आ रहा है, थ्रेट्स मतलब हाँ जी अनवेलकम चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल कोरोना, ठीक है, तो ये थ्रेट है, तो अपने के पास तो कुछ रिसोर्सेज रखना होगा ना, सो दैट फ्यूचर में कुछ भी थ्रेट्स आ रहे हैं तो वी आर कंप्लीटली रेडी फॉर दैट, इजंट इट। ठीक है, ये है भाई साहब अपने पेन एंड न्यूम्स का डेफिनेशन, राइट। उसके बाद है हैम्ब्रिक एंड चेन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द फॉर्म्यूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेजर गोल्स एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय अ कंपनी। ईजी भाषा में बहुत बता दिए, कंपनीज टॉप मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स based on consideration of resources and an assessment of the internal and external environment in which the organization competes। सिंपल भाषा क्या बताए? सिंपल भाषा में क्या बताए? बोले कि भैया हैम्ब्रिक एंड चेन भैया ने बहुत सिंपल बताया। बोले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? ये तो एक फॉर्मुलेशन है ना, इम्प्लीमेंटेशन है ना, किस चीज़ का? मेजर गोल्स का, ऑफ द मेजर गोल्स एंड इनिशिएटिव्स, जो कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट द्वारा लिया जाता है ओनर्स के बिहाफ पे, राइट। कंपनी के ओनर्स के बिहाफ पे टॉप मैनेजमेंट लेते हैं, राइट। बेस्ड ऑन कॉन्सिडरेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग कॉन्सिडर करेंगे रिसोर्सेज को, एंड असेसमेंट करेंगे ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हम लोग असेसमेंट करेंगे ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट्स। सिंपल भाई, एकदम सिंपल। तो भैया हम लोग वेट नहीं करेंगे कि भैया घर पे हम लोग मेमोराइज़ करेंगे चीज़ को, अपन लोग यहीं पे मेमोराइज़ कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला बंदा कौन है? चैंडलर। दूसरा कौन है? ग्लूइक, ठीक है। तीसरा कौन है? पेन। सर सारे वर्ड्स याद रखने की ज़रूरत है? देखो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये वाले वर्ड्स जो है ना, इसको आप लोग याद रखो, चैंडलर, ग्लूइक, पेन, फिर है हैम्ब्रिक, ठीक है। इन सारे वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना होगा, इन्होंने क्या क्या कहा है, ठीक है। पेन के साथ नियम्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है,
चैनलर भाई साहब ने क्या कहा, सिंपल बताए, बोले कि लॉन्ग टर्म गोल्स जो है उसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे। पहले तो अपने को डिटरमाइंड होना होगा, बहुत लंबा बताया चैनलर ने। पहले तो डिटरमाइंड होना होगा अपने गोल्स के प्रति, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताओ ना। हाँ जी, गोल्स के प्रति ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग उसी ऑब्जेक्टिव को एक्शन में बदलेंगे, राइट, एंड फिर एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को। ये बताया किसने, चैनलर भाई साहब ने, ठीक है। ग्लूइक भाई साहब ने क्या बताया, बोले कि ये जो डिसीजंस है, एक्शंस है डेवलपमेंट के प्रति, ठीक है, किस चीज़ का डेवलपमेंट, उसी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, राइट, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हम लोग फुलफिल करें, इजंट इट। तो सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस, इस पे आप याद रख सकते हो, सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस, सेट एकदम सेट में। तो ये जो सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस है, ये किसने कहा, ग्लूइक भाई साहब ने, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स को याद रखना होगा मेमोरी में, फिर जाके आपको एमसीक्यू में दिक्कत नहीं आने वाला, समझे। फिर पेन भाई साहब ने क्या कहा, बोले पेन भाई साहब ने तो 3 चीज़ बोल दिया, रैमिफिकेशन, हैव अ वाइडर रैमिफिकेशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड क्रिटिकल रिसोर्सेज टूवर्ड्स, यूज़ ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज टूवर्ड्स, हाँ जी, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। समझ में आ रहा है, ये किसने कहा, पेन भाई साहब ने। हैम्ब्रिक ने क्या कहा, हैम्ब्रिक ने बहुत सिंपल बताया, बोले कि एकदम सिंपल, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ना, वो जो डिसीजंस लेते हैं ओनर्स के बिहाफ पे, समझ में आ रहा है, किस चीज़ के लिए, वही ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को जो है अचीव करने के लिए, किस मतलब और क्या क्या कंसिडर करेंगे, रिसोर्सेज को कंसिडर करेंगे, असेसमेंट करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। समझ में आ रहा है, बहुत इजी सर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पहला हम लोगों ने छोटा सा पड़ाव जो है वो पार कर चुके हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये होता है। आपको समझ में आ रहा है, एकदम आसान भाषा में समझ में आ रहा है। वैसे कंसेप्ट समझ में आ चुका है आपको, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, इतने सारे डेफिनेशन मैंने करवा दिया है, आपको ऑटोमेटिकली कंसेप्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे सीधा इधर पे, द 4 phases ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या बताइए, द 4 phases ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसीजर या फिर प्रोसेस। तो ये क्या है, सबसे पहला है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। हो सर, क्लास 11 एंड 12 के बारे में, 12 का याद आ रहा है सर, 11 12 का याद आ रहा है सर। फिर देखो स्ट्रेटेजिक फॉर्म्यूलेशन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजिक इवाल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद बस 4 ही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है 4, 4 phases, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटेजी फॉर्म्यूलेशन, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजी इवाल्यूएशन। फिर से बताओ, द 4 phases ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसीजर क्या है, मेरे साथ रिपीट करो। द 4 phases ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसीजर आर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटेजी फॉर्म्यूलेशन, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजी इवाल्यूएशन। मैं बेसिक सा आपको समझा दूंगा, आपको अंदर से पढ़ लेना है, ठीक है, आपको कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले तो भैया इन्वायरमेंट को हम लोग स्कैन करेंगे। क्या करेंगे बताइए ना, इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे, जो कुछ भी इंटरनल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, दोनों को स्कैन करेंगे हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या थ्रेट्स है, ये सब कुछ हम लोग स्कैन करेंगे। अच्छे से स्कैन करने के बाद हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करेंगे, राइट। जैसे स्ट्रेटजी हम लोगों ने फॉर्मुलेट कर लिया, फॉर्मुलेट का मतलब होता है स्ट्रेटजी बनाना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम लोग डालेंगे स्ट्रेटजी को, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटजी को यूज़ पे लाएंगे। उसके बाद अगर दरकार पड़े तो हम लोग स्ट्रेटजी को इवॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब द चेंजेस इन द स्ट्रेटजी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ जी, ठीक है। रेमेडीज़ जो है वो हम लोग लेने वाले हैं स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन में। इतना सही बात है, बहुत सिंपल है, अंदर का आपको बना के पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता दूँ आपको, देखो ना, स्कैन करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये पहले कर लेंगे हम लोग। स्कैनिंग करने के बाद हम लोग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे, डिसाइड अबाउट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो उसको अचीव कैसे करेंगे हम लोग। फिर है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन मतलब पुटिंग द चूजन स्ट्रेटजी इनटू एक्शन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन, फाइनल स्टेप होगा ये। इसमें क्या है, द की स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ आर अप्राइजिंग इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसके बाद मेजरिंग परफॉर्मेंस, टेकिंग रेमेडियल एंड करेक्टिव एक्शंस, जो भी एक्शंस लेना है कि नहीं, स्ट्रेटजी को इवॉल्व करने में करेंगे हम लोग,
अंडरस्टूड? चलो ठीक है सर, समझ में आ चुका है सर, बहुत बवाल सर। भूल पाएंगे सर? एकदम भूल नहीं पाएंगे। फटाफट बता दो 4 फेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसीजर या फिर द 4 फेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। That is number 1 environmental scanning, number 2 strategy formulation, number 3 strategy implementation and number 4 is strategy evaluation. Next हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही है चीज़, यहाँ पे उन्होंने डायग्रामेटिक फॉर्मेट में बता रखा है सो दैट आप लोग के घुस जाए ये चीज़, है कि नहीं? ईजी चीज़ है सर, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखेंगे हम लोग स्ट्रेटेजी लीडरशिप। क्या बताइए ना, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रीड करना है। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप यहाँ से हम लोग देखने वाले आज। क्या बताइए? फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडर। अब ये समझना पहले कि ये स्ट्रेटेजिक लीडर है क्या। हाँ जी, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू वॉलंटरली मेक डिसीजंस दैट एनहांस द पर्सपेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म सक्सेस व्हाइल मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एकदम सीधा सा बात। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का मतलब क्या होता है? हाँ जी, स्ट्रेटेजिक लीडर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का मतलब, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप तो एक क्वालिटी है ना, किसी भी लीडर के अंदर होना चाहिए ये क्वालिटी। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एक क्वालिटी है जो हर कोई लीडर के अंदर होना चाहिए। अब एक चीज़ समझना, इसका मतलब क्या है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का? इसका मतलब ये है कि आप आपके ग्रुप को या फिर आपके टीम को ऐसे मोटिवेट कर पाओ कि वो लोग वॉलंटरीली डिसीजंस ले पाए। वो लोग वॉलंटरी डिसीजंस ले पाए किसके हित में? कंपनी के हित में। समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म कंपनी के हित में, एंड उसका जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है उसके लिए, ठीक है, एंड उसका जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी ना हिले। समझ में आ रहा है? वाइल मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सोचेंगे एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। कौन सोचेगा? किसको सोचने पे आप मजबूर करोगे? आपके टीम को, एंड वो लोग वॉलंटरीली डिसीजंस लेंगे। ये एक क्वालिटी है, ये एक क्वालिटी है। समझ में आ रहा है? ये एक क्वालिटी है। फिर देखेंगे हम लोग फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर। क्या बताइए? फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर। सबसे पहले तो नेविगेटर। नेविगेटर वो एक नेविगेटर है। जैसे कैसे सर, समझाइए। देखो, क्लियरली एंड क्विकली वर्क्स थ्रू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ की इशूज। ठीक है, बहुत ही मतलब क्लियर तरीके से एंड बहुत ही झटपट क्विकली वो काम करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स इशू को सॉल्व करने में। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम्स या तो एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू अफेक्ट एक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? रिजॉल्विंग इश्यूज, फॉर एग्जांपल लेवरेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजॉल्विंग इश्यूज। समझ में आ रहा है? अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ में लेना एंड इश्यूज़ को रिजॉल्व करना। ठीक है, वो एक क्विक नेविगेटर होता है। वो एकदम मतलब तैनात रहता है कि आसपास क्या हो रहा है, मेरा क्या अपॉर्चुनिटीज़ है या तो क्या थ्रेट्स है, थ्रेट्स में जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, उसको रिजॉल्व कैसे करना है एंड ऑल दैट। अच्छा, नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिस्ट। क्या है स्ट्रैटेजिस्ट? मतलब स्ट्रैटेजिस्ट मतलब स्ट्रैटेजी बनाना। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाना। समझ में आ रहा है? उसके बाद है एंटरप्रेन्योर। आपको एंटरप्रेन्योर भी बनना होगा, मतलब आइडेंटिफाई करना एंड एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड मार्केट। एंड स्ट्रेटेजिस्मेंट क्या है? वही है डेवलप्स अ लॉन्ग रेंज कोर्स ऑफ एक्शन और सेट ऑफ गोल्स गोल सेट करना। राइट, किसके हित पे? अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल विजन। अलाइन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल विजन के साथ ही साथ जाए, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल विजन को अचीव करने में अपने को मदद करे, उस प्रकार का गोल सेट करो। फिर है मोबिलाइजर। ठीक है, प्रोडक्टिव, देखो, proactively builds and aligns stakeholders capabilities and resources for getting things done. ठीक है, quickly and achieving complex objectives. ठीक है, तो इसमें सिंपल चीज़ है। मोबिलाइज़र का मतलब होता है कि क्विकली काम जो है वो कैसे अब हम लोग कंप्लीट कर डालें। तो उसको करने में हम लोग जो कैपेबल इंसान हैं उनको हम लोग चूज़ करेंगे, रिसोर्स को सही प्रकार से हम लोग जो है एलोकेट करेंगे। ठीक है, एंड जितना जल्दी हो पाए काम को ख़त्म करेंगे। एंड कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव है जो बहुत कम्प्लेक्स है उसको हम लोग बहुत जल्दी प्रकार से कंप्लीट करने में हम लोग उसको एम करेंगे। उसके बाद देखो टैलेंट एडवोकेट। इसका मतलब समझना, अट्रैक्ट्स, डेवलप्स एंड रिटेन्स टैलेंट to ensure that people with the right skills and motivations to meet business needs are in the right place at the right time. ठीक है, टैलेंट एडवोकेट मतलब
ये जो टैलेंटेड बंदा है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कोई बंदा है एनिमेशन में बहुत अच्छा है, उसको हम लोग रखेंगे, उस टैलेंटेड इंसान को हम लोग हाथ में रखेंगे एंड सही जगह पे सही टाइम पे हम लोग उसको एलोकेट करेंगे कि आपको ये करना है। फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो लॉन्च करने वाला एक नया प्रोडक्ट, अब उस एनिमेटर को बताएगा कि भैया उसके पास टैलेंट है, राइट, उसको बोलेगा भैया तू एक एनिमेशन बना एकदम बवाल वाला, जो मतलब देख के मतलब हक्का बक्का हो जाए सब लोग, समझ में आ रहा है। तो उसी टैलेंटेड इंसान को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे सही प्रकार से, समझ में आ रहा है। वो तो हो गया आपका एनिमेटर। अब मार्केटिंग के लिए हम मार्केटिंग वाले बंदे को बताएंगे, ठीक है, एमबीए को बोलेंगे कि भैया एकदम बवाल मार्केटिंग करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल एमबीए को आप एनिमेशन के लिए बिठा दो एंड एनिमेशन को आप मार्केटिंग के लिए बिठा दो, ऐसा क्या हो पाएगा, मतलब इफेक्टिवली चीज़ें हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए टैलेंट को एडवोकेट करना सीखना होगा। अट्रैक्ट्स, डेवलप्स एंड रिटेन्स टैलेंट to ensure that people will with right skill and motivation to meet business needs are in the right place the right time, ठीक है। कैप्टिवेटर मतलब जो कि कैप्टिवेटर का मतलब होता है किसी भी बंदे को फॉर एग्जांपल रिटेन करके रखना, मतलब उसको होल्ड पे, मतलब उसको मोटिवेट करते रहना एंड उसको हाथ में रखना सो दैट जब दरकार हो उस बंदे को आप यूटिलाइज कर पाओ, समझ में आ रहा है। तो कैप्टिवेटर बिल्ड्स पैशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, समझ में आ रहा है। ऐसा है ना, होता है ना कभी कभी कि यार बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है लेकिन काम सही से नहीं कर रहा है क्योंकि दे आर नॉट मोटिवेटेड, समझ में आ रहा है, एंड दे वांट टू क्विट द जॉब। तो आप कैसे उनको कैप्टिव में रखोगे, आप कैसे उनको जो है एनकरेज करोगे, मोटिवेट करोगे, ओके। तो एक लीडर जो है, स्ट्रेटेजिक लीडर, उसमें ये कैप्टिवेटर का क्वालिटी होना चाहिए। फिर है ग्लोबल थिंकर, मतलब इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज टू डेवलप ए वेल इन्फॉर्म्ड डाइवर्स पर्सपेक्टिव दैट कैन बी यूज टू ऑप्टिमाइज ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, समझ में आ रहा है। जो कि हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, ठीक है, सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे एंड वेल इन्फॉर्म्ड रहे कि दुनिया में हो क्या रहा है, ठीक है ना, दुनिया में हो क्या रहा है। अगर उसको पता ही नहीं कि दुनिया में ये हो रहा है तो वह कैसे दुनिया के साथ compete कर पाएगा, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया में एक नंबर बन पाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए यू हैव टू बी अ ग्लोबल थिंकर। तो ये सारे हैं फंक्शंस ऑफ, और तो नहीं है शायद, देख लेते हैं। अच्छा 2 है, चेंज ड्राइवर एंड एंटरप्राइज गार्डियन। चेंज ड्राइवर मतलब का मतलब ये होता है कि कोई भी चेंजेस आ रहा है, कोई भी चेंजेस आ रहा है फ्यूचर में, तो हम लोग रेडिकल चेंज जो है वो ले पाए, समझ में आ रहा है, हम लोग स्विच कर पाए। फॉर एग्जांपल इतना दिन जो है वो ऑफलाइन कोचिंग चल रहा था, अब ऑनलाइन में अगर कोचिंग हो रहा है तो हम लोग कैसे उसको स्विच कर पाए, समझ में आ रहा है। स्विच कैसे कर रहा है, अचानक चेंजेस को लेकर हम लोग ज़्यादा हक्का बक्का ना हो एंड हम लोग पहले से प्रिडिक्ट करके रखें कि ये चेंज हो सकता है एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट दैट एम्ब्रेसेस चेंज, मेक चेंज हैपन even if the changes is radical and helps other to accept new ideas, ठीक है ना। अगर चेंजेस फटाफट चेंज लाना भी दरकार है लेकिन फिर भी हम लोग ला पाए उस चेंज को, वो लीडर ऐसा होना चाहिए, समझ में आ रहा है। एंड सबको बता पाए कि भैया ऑनलाइन हो रहा है तो अपने को ऑनलाइन जाना होगा, ठीक है, सबको एक्सेप्ट करवाए ये आइडिया, समझ में आ रहा है। फिर है एंटरप्राइज गार्डियन एक ही बात है कि उस एंटरप्राइज को कैसे वो गार्ड करके रखे। एंश्योर्स शेयर होल्डर्स वैल्यू थ्रू करेजियस डिसीजन मेकिंग दैट सपोर्ट एंटरप्राइज और यूनिट वाइड इंटरेस्ट। यही बात है कि एंटरप्राइज को हम लोग कैसे गार्ड करके रख पाए, अंडरस्टूड। शेयर होल्डर्स जो है उनको जो है हम लोग वैल्यूबल आउटपुट्स दे, वैल्यूबल वो जो क्यों शेयर होल्ड कर रखे, बिकॉज दे वांट समथिंग बैक, राइट। तो उनको हम लोग प्रोटेक्ट करके रखे एंड उनको हम लोग जो उनको चाहिए वो हम लोग दे पाए, राइट। तो एंटरप्राइज को एज अ गार्डियन की तरह लेना, अंडरस्टूड। एंश्योर शेयर होल्डर्स वैल्यू थ्रू करेजियस डिसीजन मेकिंग दैट सपोर्ट्स एंटरप्राइज, ठीक है, अंडरस्टूड ना। चलो ओके, मतलब देखो एंटरप्राइज गार्डियन में इसमें ये जो करेजियस डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है आप लोग को समझा देता हूँ, वरना आप सब बहुत नूब बच्चे हो, आप लोग समझ नहीं पाओगे। करेजियस डिसीजन मेकिंग मतलब गार्डियन कौन रहता है आपके घर में, गार्डियन कौन रहता है जो कि बड़े बड़े डिसीजंस ले पाए, करेजियस डिसीजंस ले पाए, राइट। उसको हम लोग गार्डियन कहते हैं, सबसे बड़े लोग जो होता है वो होता है गार्डियन। तो उसी प्रकार से आप एक लीडर हो, आपको एक गार्डियन की तरीके से बिहेव करना होगा सो दैट क्रिटिकल सिचुएशंस में जब आपको बड़े डिसीजंस लेने पड़े तब आप ले पाए वो डिसीजंस, समझ में आ रहा है। बहुत ईजी सर, फिर से बता दीजिए सर एक एक करके। देखो पहला है नेविगेटर, दूसरा है स्ट्रेटेजिस्ट, तीसरा है एंटरप्रेन्योर,
मोबिलाइजर, टैलेंट एडवोकेट, टैलेंट को मतलब आपको रिटेन करके रखना, कैप्टिवेटर, ग्लोबल थिंकर, ठीक है। उसके बाद चेंज ड्राइवर एंड एंटरप्राइज गार्जियन। ओके, ब्यूटिफुल टॉपिक सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर हम लोग देखेंगे, देखो एक चीज़, ओके दिस वन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस फॉर प्रोफेशनल्स लाइक कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का क्या इंपॉर्टेंस है, कंपनी सेक्रेटरी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सीधा यहाँ से देखेंगे हम लोग। अ कंपनी सेक्रेटरी इन टूडेज एरा while discharging his or her professional obligations has to perform several key roles which are also integral components of strategic management. A brief decision on some of the roles is as follows. ठीक है, क्या क्या रोल है कंपनी सेक्रेटरी का एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट को संभालता है कंपनी सेक्रेटरी, स्ट्रेटेजी बना रहा है कंपनी सेक्रेटरी, तो इट इज़ ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ इट, राइट, बिकॉज यू आर एन एडवाइज़र, यू आर एन एडवाइज़र। आप कम्युनिकेट करते हो स्टेक होल्डर्स के साथ, राइट, दैट इज़ वाई यू आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, राइट। फ्लॉलेस डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग करना इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड कमिटीज़, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कंप्लाइंसेस को इंश्योर करना कि सारे कंप्लाइंसेस जो है वो सही प्रकार से हो। फिर रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंट करना, कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, NCLT, ठीक है, NCLAT वगैरह। तो छोटा छोटा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको समझा देता हूँ। एडवाइज़र क्यों सर, एडवाइज़र क्यों, ये अंदर का पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। एडवाइज़र क्यों, क्योंकि भाई साहब एक चीज़ समझना, जो भी कंपनी का चेयरमैन रहता है, डायरेक्टर रहता है, उनको एडवाइस कौन ही देता है, ये तो डायरेक्ट अटैच रहता है ना सबके साथ, टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच रहता है, ठीक है। जो डायरेक्टर्स है, ठीक है, एंड चेयरमैन वगैरह है, तो उनके साथ हमेशा वो बैठता रहता है, उठता रहता है, क्यों, टाइम पास नहीं, उनको एडवाइस करता है कि कैसे चीज़ें होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो इसलिए दे आर एन एडवाइज़र, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी स्ट्रेटेजिकली अ लीडर। समझ में आ रहा है। फिर देखो कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। तो देखो जो भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, उसके साथ कौन कम्युनिकेट करता है। कभी आपने कोई भी जनरल मीटिंग अगर ऑनलाइन देखा हो तो आपको पता लगेगा कि शेयर होल्डर्स के साथ कंपनी सेक्रेटरी बात करता है। समझ में आ रहा है। उस मीटिंग को, जनरल मीटिंग को कौन लेकर जाता है आगे, वो लेकर जाता है कंपनी सेक्रेटरी। समझ में आ रहा है। मीटिंग के सारे प्रोसीजर्स जो है वो कंपनी सेक्रेटरी करता है, क्या होने वाला नहीं होने वाला सब कुछ जो है कंपनी सेक्रेटरी करता है। समझ में आ रहा है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बन रहा है किसके साथ बताइए। हाँ जी, वही कंपनी सेक्रेटरी के साथ, राइट। उसके बाद देखो फ्लॉलेस डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग, ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको फ्लॉलेस डिस्क्लोजर देना होगा, रिपोर्टिंग करना होगा। मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड मीटिंग्स, ठीक है, बोर्ड मीटिंग एंड नॉर्मल मीटिंग्स, AGM वगैरह, ये सब तो आप ही मैनेज करते हो ना। फिर कंप्लाइंसेस वगैरह जो है वो सही से देखना है। फिर रिप्रेजेंटेशन करना है। रिप्रेजेंटेशन मतलब किसको रिप्रेजेंट करना है, कंपनी को, कॉर्पोरेट एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है, मतलब कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किसके पास रिप्रेजेंट करोगे, किसके सामने रिप्रेजेंट करोगे। जैसे कि NCLT में कोई केस चला गया है या फिर NCLAT में कोई केस चला गया, तो वहाँ पे कौन जाता है कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे जाता है कंपनी सेक्रेटरी उस केस को लड़ने में। इसलिए आप लोग ये पढ़ रहे हो ना GIGL वगैरह, क्यों ऐसे ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके देखो, फिर देखो कंक्लूजन बताए उन्होंने यहाँ पे। हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड ये कर सकते हैं कि टू बी एन इफेक्टिव प्लेयर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ए कंपनी सेक्रेटरी नीड्स टू एम्ब्रेस द फॉलोइंग कोर कंपिटेंस। उसके पास ये सारे कोर कंपिटेंस जो है वो होना पड़ेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले क्या है देखो, सबसे पहले है पोजेसिंग अ थोरो नॉलेज ऑफ कंपनीज बिजनेस। ऑब्वियसली कंपनी बिजनेस का थोरो नॉलेज होना होगा आपके पास, ठीक है। साउंड नॉलेज ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कंपनी, कैपिटल मार्केट, इंडस्ट्री। मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल स्किल्स, लीगल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, IT स्किल्स, ठीक है। बीइंग इंट्यूटिव एंड सेंसिटिव टू द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द CEO, राइट। ऑब्वियसली तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CEO सोच रहा है उसको आपको अच्छे से लेना होगा, ओके, एंड यू हैव टू एडवाइज देम अकॉर्डिंगली, राइट। स्टेइंग करंट विद द चेंजेस, जो भी कॉर्पोरेट चेंजेस हो रहा है अप टू डेट होना होगा हमेशा। इसलिए क्या कहा जाता है, कहा जाता नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि व्हेन यू आर अ CS ना, यू स्टिल हैव टू स्टडी एवरी डे अंटिल यू डाई और अंटिल यू लीव द प्रोफेशन, बिकॉज
you have to keep yourself updated for the rest of your life, okay, in the corporate governance field, right? So in the corporate governance and giving the board and manager a heads up about the new developments, heads up मतलब पहले से आप उनको बता देना होगा कि भैया ये चीज़ होने वाला है, आपको पहले से सतर्क रहना है. Being able to work and achieve a consensus with the multidisciplinary settings, ठीक है, मतलब multidisciplinary settings मतलब कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म्स. मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है? देखो, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब होता है जैसे हम लोग CA, CS, CMA, ठीक है, इनके साथ काम करेंगे तो कॉन्सेंसस का मतलब होता है कि एग्रीमेंट करना. तो हम लोग वर्क करना होगा ना, बीइंग एबल टू वर्क एंड अचीव एन अग्रीमेंट विद द मल्टी डिसिप्लिनरी सेटिंग्स, मतलब सबके साथ मिलजुल के काम करना होगा. समझ में आ रहा है? इतना ईजी कौन बना के देगा आपको, बताओ? मैं बना के देता हूँ. इधर देखो, आगे देखते हैं. फिर देखो, बीइंग फ्लेक्सिबल, क्रिएटिव एंड डिटेल्ड, रिमेनिंग काम अंडर प्रेशर एंड नॉट लूजिंग साइट ऑफ पर्सपेक्टिव. समझ में आ रहा है? हाँ जी, एकदम काम रहना है अंडर प्रेशर, ठीक है, एंड अपने गोल जो है, ठीक है, उसको अपने को लूज़ नहीं करना है कि अपने को क्या करना है, अपना गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. समझ में आ रहा है? बहुत ब्यूटीफुल सर. हाँ जी, एकदम समझ में आ चुका है. फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. क्या बताइए? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इट्स स्ट्रेटेजी और डायरेक्शन एंड मेकिंग डिसीजंस ऑन एलोकेटिंग इट्स रिसोर्सेज टू परस्यू दी strategies. It may also extend to control mechanisms of guiding the implementation of strategy. इधर से देखो, इधर से द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है. कैसे होता है ये साइकिल, कैसे काम करता है? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग साइकिल कैसे होता है? फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी किसके लिए? कंपनी के मिशन के लिए, ठीक है. परपोज गोल्स. फिर हम लोग एग्जामिन क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे इंटरनल इश्यूज, एग्जामिन एक्सटर्नल इश्यूज, ठीक है. उसके बाद समराइजिंग फाइंडिंग इन दी स्वॉट एनालिसिस. मतलब फाइंडिंग इन द स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. समझ में आ रहा है? इसको हम लोग एनालाइज करेंगे. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट. अंडरस्टूड? इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे. फिर से हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे टुवर्ड्स द मिशन, टुवर्ड्स द गोल, एग्जामिन करेंगे इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज, फिर स्वॉट एनालिसिस करेंगे, राइट. ये एक प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर में चलता जाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, राइट. ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, राइट. आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं हम लोग. बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं. नेक्स्ट क्लास में जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. Thank you so much everyone. Happy learning guys. Bye bye and take care.